तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो कि एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए है, सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का, इसी को कंटिन्यूशन में लेंगे। बच्चों अब तक हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के जो है 37 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, और ये 37 क्वेश्चन है, ये मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया हुआ है। तो आपको अगर 37 तक के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और मैंने उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू करेंगे। तो जिन भी बच्चों को 37 तक देखने हैं वो पहली वाली वीडियोस को देखेंगे, और जिस भी बच्चे को 38 और 39 क्वेश्चन देखना है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं 38 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक एथलीट बहुत तेज दौड़ता है और दौड़ जीत भी चाहता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने के ठीक बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। मेडिकल जांच में पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है और लिगामेंट या जो स्नायु है वो फट गया है। तो बच्चों, यहाँ पे भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और ये पैराग्राफ सिर्फ रीड करने के लिए है, और जो हमारे क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ के ऊपर जो भी कंटेंट है उस पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके आंसर्स आपको इसके पैराग्राफ में मिल जाएंगे, नहीं, जो आपकी क्वेश्चन है वो इसके कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, लिगामेंट या स्नायु किसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द लिगामेंट। तो चलो इसका आंसर देखते हैं हम। तो चलो बच्चों, अब हम 38 का फर्स्ट का आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। स्नायु क्या होता है? स्नायु एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो बच्चों, स्नायु एक प्रकार का लिगामेंट होता है। लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि अटैच करता है बोन टू बोन। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, लिगामेंट होता क्या है। तो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करता है बोन टू बोन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, देखेंगे मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती हैं। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाउ मसल्स आर अटैच टू द बोन। ठीक है, तो जो मसल्स होती है वो बोन से किस तरह अटैच होती हैं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो चलो बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है टेंडन, कंडरा द्वारा। तो जो कंडरा होता है वो एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है। वो क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, अ टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू दी बोन। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है? इसकी संरचना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? इज अ बोन अ कनेक्टिव टिश्यू, आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका आंसर। हड्डी एक संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाएं तंतु होते हैं। शरीर में ऐसे कई कार्य हैं जिसमें हड्डी जो है भाग लेती है। हड्डी, तो हड्डी का बताना है, हड्डी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। जैसे खनिजों का भंडारण में करना, आंतरिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, और ये पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है, मतलब ये स्केलेटन फॉर्म करती है हमारे शरीर का। ठीक है ना। एक बार इसका आंसर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू that containing cells, fibers and ground substances. There are many functions in the body in which the bone participates, such as storing minerals, providing internal support, protecting vital organs, enabling movement. ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोन क्या होता है, बोन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे आप प्लीज़ ऑप्शन नंबर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है पहले बार हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस ऊतक का नाम बताइए जो अस्थियों के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी घिसने और टूटने से रक्षा करता है। यह ऊतक नाक और बाहरी कान में भी मौजूद होता है।
इसकी 2 विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पे बच्चों क्या पूछा गया है, हमें पूछा है कि नेम अ टिश्यू लोकेटेड एट द हेड ऑफ द बोन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेयरिंग एंड टीयरिंग। दिस टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज एंड आउटर ईयर, राइट इट्स 2 करेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें हमसे ये पूछा हुआ है कि हमें उस टिश्यू, उस ऊतक का नाम बताना है जो हमारी बोन्स को टूटने और से बचाता है। ठीक है, और ये हमारी जो होती है नोज़ में भी प्रेजेंट होता है, हमारी नोज़ में और हमारे बाहरी कान में उपस्थित होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। चलो बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं। जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जिसको हम उपास्थि भी कहते हैं, घर्षण को कम करता है और जब आप अपने जोड़ों को उपयोग करते हैं तो उन्हें आपस में रगड़ने से रोकता है। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है उपास्थि, ये आपके शरीर के कुछ हिस्सों में मुख्य ऊतक भी है और उन्हें उनकी संरचना प्रदान करता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया कि कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है, वो 2 बोन्स को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर ये बोन होंगी 2, तो उनके बीच में कार्टिलेज होता है, तो जिससे हम अपनी हड्डियों को आसानी से तो मोड़ पाते हैं। ठीक है, और चल पाते हैं। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो ये 2 जो बोन्स है ये आपस में टकराती, ठीक है ना। तो ये कार्टिलेज की वजह से ही ये हड्डियों को आपस में रगड़ने से, टकराने से रोकता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार इसका आंसर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में, cartilage at the end of your bone reduces friction and prevent them from rubbing together when you use your joints. It is also the main tissue in some part of your body and give them their structure and shape. आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या पूछा हुआ है, ये एक बच्चों डेटाबेस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है और हमें इस डेटा को देखकर अपने आंसर्स को निकालना है। तो यहाँ पे डेटा के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे और हमें उनके आंसर्स को निकालना होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकते हैं ताकि परिवर्तन के दौरान या बाद में एक प्रणाली की कुल ऊर्जा समान रहे। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें बताया है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बताया हुआ है कि जो ऊर्जा जो होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, कभी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा ही समान रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं जब कोई वस्तु किसी मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किस में बदल जाती है, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक छात्र ने कोई 20 किलोग्राम की वस्तु को क्या किया है, 4 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे की ओर फेंका है। और बच्चों उसी फेंकी हुई वस्तु को अलग अलग हाइट पर उसकी कुल ऊर्जा 4, 3, 2, 1 मैदान पर पहुंचने से पहले उसकी स्थितिज ऊर्जा बताई हुई है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताई हुई है और यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कुल ऊर्जा बताया हुआ है। अब हमें इस पर ही आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम during or after the transformation remain the same. During free fall of an object, its potential energy will change into kinetic energy. A student dropped an object of mass 20 kg from a height of 4 meter and tabulated the energy कन्वर्जन एज शोन बिलो। इतना ठीक है ना। तो बच्चों यही बताया हुआ है कि हमें यहाँ पे जो एनर्जी का जो ऊर्जा का जो रूप बदल रहा है तो उसका हमें स्थितिज ऊर्जा में कहाँ पे कितना होगा, गतिज ऊर्जा में कहाँ पे कितना होगा, कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो हमें वही सब बताने हैं। तो चलो अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है उपरोक्त स्थिति में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। तो हमें तो पता है कि एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, राइट। तो एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द अबव केस। ठीक है ना। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा, जब 4 मीटर की हाइट से कोई वस्तु फेंकी गई है तो इसका मतलब क्या है, जो स्थितिज ऊर्जा है जो की वजह से वो वस्तु रुकी हुई थी और जैसे ही छोड़ी वो एकदम गति में आ गई, तो जो थी पोटेंशियल एनर्जी जो थी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी लिख लीजिएगा, यहाँ पे एनर्जी लिखना रह गया, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो आई होप बच्चों आपको इसका फर्स्ट पॉइंट का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
उपरोक्त स्थिति में वस्तु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम और अधिकतम कब होगी। एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि इन द अबव केस व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो चलो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो बच्चों गतिज ऊर्जा है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो न्यूनतम कहाँ पे आ रही है, ज़ीरो कहाँ पे आ रही है, 4 मीटर की हाइट पे, है ना। न्यूनतम 4 मीटर की हाइट पे आ रही है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो कौन सी हाइट पर आ रही है, तो 800 आ रही है मैदान पर पहुंचने से पहले। तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं हमने कैसे लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम कब होगी, व्हेन द हाइट इज़ एट 4 मीटर, 4 मीटर पर बिल्कुल ज़ीरो थी। और मैक्सिमम कब होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट जस्ट अबव द ग्राउंड। तो एक बार इसका आंसर हम हिंदी में भी देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होगी जब वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर है, और अधिकतम कब होगी, जब वस्तु मैदान पर पहुंचने से पहले की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको सेकंड पॉइंट इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इसके अंदर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि ए से डी तक के मानों की गणना करके उपरोक्त तालिका को पूरा कीजिए। और एक बार इसका क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, कंप्लीट दी अबव टेबल बाय कैलकुलेटिंग दी वैल्यूज़ फ्रॉम ए टू डी। तो हमें ए से लेके डी तक की सारी वैल्यूज़ को निकालना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो चलो बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं। तो जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है, हमें ए की निकालनी है, यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, सी की निकालनी है और डी की निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा एक काम में लगी होती है, तो उतनी ही ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट रहती है जब उसका रूप बदलता है, राइट। वो ऊर्जा कभी ख़त्म तो नहीं होती है। तो यहाँ पे जब 800 स्थितिज ऊर्जा पे कोई वस्तु को जब गिराया गया था, तो गतिज ऊर्जा तो 0 थी, और कुल ऊर्जा जो थी, कुल ऊर्जा क्या होती है, जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब हमने जोड़ दिया तो कितनी आ रही है, 800। तो ये कांस्टेंट रहती है, ये एक समान रहती है। ठीक है, 3 मीटर की हाइट पे जब 600 थी, 600 स्थितिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा एक क्या होगी जब हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी 800 थी। तो बच्चों 600 में ऐसा क्या जोड़ें कि 800 बन जाए, तो हाँ इस पर हम क्या जोड़ेंगे, 200, तभी तो 800 बनेगी। तो ये एनर्जी हमेशा 800 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें 800 जो है, जो ऊर्जा है, ना तो कभी बढ़ेगी ना कभी घटेगी। तो जो 800 ऊर्जा थी वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे 800 थी, यहाँ से वो 800 ऊर्जा थी जब वस्तु को गिराया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी की वैल्यू में देखो यहाँ पे क्या है, जो गतिज ऊर्जा है वो 400 है, और जो टोटल कुल एनर्जी होगी वो भी 800 होगी यहाँ पे। तो जब 400 में से क्या जोड़े कि 800 आ जाए, तो 400, तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू 800 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों स्थितिज ऊर्जा 200 है, और हमें कुल एनर्जी कितनी चाहिए, कुल ऊर्जा कितनी चाहिए, 800 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा 800 बन जाए, 600 में 600 रखेंगे, जब 600 और 200 प्लस होगा तो 800 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का ऐसे जोड़ना है और ऐसे घटाना है कि जो हमारी कुल ऊर्जा है वो हर जगह 800 बने। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है हमने लिख रखी है 200, बी की 400, सी की 800 और 600। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको करके भी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें थर्ड की ऑप्शन में ही और दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें हम ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया ऑप्शन वाले में, उपरोक्त वस्तु की 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी। अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये तालिका को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 6 मीटर की हाइट पे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने 5 और 6 मीटर भी बना रखा है, जबकि हमें सिर्फ 4 मीटर तक दिया हुआ है। तो बच्चों 6 मीटर की हाइट पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 मीटर की हाइट पे स्थितिज ऊर्जा जो है और जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 0 के बाद 200 आ रहा है, फिर हमारी बी की वैल्यू 400 आई थी, राइट। फिर 400 के बाद 600, 600 के बाद 800, तो यहाँ पे 200 का फ़र्क आ रहा है। तो 5 मीटर पे हमारी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, और 6 मीटर पे स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो स्थितिज ऊर्जा जो है वो 1200 हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 6 मीटर की हाइट पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और
तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 1200 हो जाएगी कितनी हाइट पर, एट 6 मीटर, एट 6 मीटर। और गतिज ऊर्जा जो होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल बी 0। तो आई होप बच्चों ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 39 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक बच्चों बाय बाय, टेक केयर।